नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन पूरे देश की नजर है उत्तर प्रदेश पर, जहां फिलहाल लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच दिख रही है। लेकिन इस नेक टू नेक फाइट में दोनों पार्टियों को गठबंधन के सहारे सत्ता तक पहुंचने का भरोसा है। अखिलेश यादव को आरएलडी, सुभाषपा, महान दल, प्रसपा और कृष्णा पटेल के अपना दल से उम्मीद है, तो बीजेपी को निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल से रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की आस है। उम्मीदों के इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी है और किसका गठबंधन कमजोर है, देखिए टेलीसीरीज गठबंधन रेस फॉर अलायंस का यह एपिसोड, राही द पॉलिटिकल टैंगल। सोलह जनवरी 2022। कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। चुनावी चर्चा के बीच एक नेता रोने लगे, दूसरे दिलासा देते इमोशनल हो गए। भावनाओं का यह ज्वार टीवी9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर उमड़ा। उत्तर प्रदेश के चुनाव की इस तस्वीर ने बड़ी सुर्खियां बटोरी, बड़ी चर्चा हुई। खुद अखिलेश यादव ने इस पर सफाई दी, लेकिन चंद्रशेखर रावण के इन आंसुओं की असल कथा क्या है, जानते हैं। वो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन ना हो पाने की टीस। दो 2022 के दंगल में गठबंधन का दांव हर दल चल रहा है। आखिर क्या है गठबंधन की मजबूरी? छोटे से बड़े दलों के लिए गठजोड़ क्यों है जरूरी? जबकि चुनाव से पहले और बाद के गठबंधन को सबसे बड़े जनाधार वाले नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी के लिए अनहेल्दी मानते हैं। महामिलावट यहां पहुंचने वाले नहीं है। ये महामिलावट आप कलकत्ते में इकट्ठा करो, देख लो। ये महामिलावट का हाल देखो, केरल में मुंह नहीं देख पाएंगे एक दूसरे का। ये महामिलावट का नेतृत्व करने वालों को उत्तर प्रदेश में बाहर कर दिया। देश ने 30 साल ये स्थिति देखी है। देश कतई अब तो जो हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी है वो भी मिलावट से दूर रहती है। हेल्दी डेमोक्रेसी वाले भी ये महामिलावट से दूर रहने वाले हैं। तो क्या संसद में गठबंधन की राजनीति करने वालों को नरेंद्र मोदी की यह संज्ञा उनकी पार्टी पर लागू नहीं? यूपी के इलेक्शन में बीजेपी भी गठबंधन को मजबूर है। बीजेपी ही नहीं, दूसरी पार्टियां भी छोटे छोटे दलों के साथ चुनाव मैदान में ताल ठोक रही हैं, क्योंकि राजनीति में कामयाबी की गारंटी माने जाते हैं ये गठबंधन। यूपी में गठबंधन की रवायत शुरू हुई, तो वहीं चलते हैं अतीत के आईने में देखने के लिए। तीन अप्रैल 1967, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए यह दिन ऐतिहासिक था। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। 1 अप्रैल 1967 को चरण सिंह ने रोते हुए कांग्रेस छोड़ी और अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा भारतीय क्रांति दल। चरण सिंह की सरकार को जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन था। उत्तर प्रदेश की सियासत में अलग अलग दलों को साथ लेकर सरकार बनाने का यह पहला प्रयोग था। तब से लेकर आज तक 26 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन गठबंधन का तिलिस्म बरकरार रहा। चौवन साल बाद भी सियासी पार्टियां चौधरी चरण सिंह के फॉर्मूले पर चलने को मजबूर हैं। गठबंधन करके सत्ता पाने का फॉर्मूला।
चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज यूपी में विपक्षी गठबंधन का दूसरा सबसे मजबूत स्तंभ है। दूसरी बार यूपी का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब संजोए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की अगुवाई में कई छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा। आरएलडी के अलावा आज अखिलेश यादव के पास ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, कृष्णा पटेल की अपना दल, शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, संजय सिंह चौहान की जनवादी पार्टी, केशव देव मौर्य के महान दल के अलावा एनसीपी और टीएमसी का भी समर्थन हासिल किया है। जातियों के समीकरण की यह तस्वीर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को स्पीड ब्रेकर मानी जा रही है। जब भी कोई मजबूत राष्ट्रीय पार्टी होती है तो क्षेत्रीय राज्य स्तर पे ही नहीं, नेशनल लेवल पे गठबंधन बनते हैं। आप देखिए इंदिरा गांधी को कैसे हराया जनता पार्टी ने मिलकर, राजीव गांधी 1989 में फिर जनता दल बनी, वीपी सिंह, बीजेपी वगैरह सब उसमें शामिल हुए। तो कई दलों के मिलके गठबंधन बनाने से निश्चित रूप से चुनावों के नतीजे पे असर पड़ता है और उसके इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। लेकिन ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जब जब गठबंधन बनाया तब जीत जाएंगे या गठबंधन हमेशा ही फ्लॉप होगा। समय काल परिस्थिति अनुसार तब किस मौके पे क्या गठबंधन बन रहा है, उसकी क्या विचारधारा है, कौन उसके सामने, उससे चुनाव के नतीजे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अखिलेश यादव के पास मजबूत है, लिहाजा बीजेपी के पास फ्रंट पर खेलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 22 जनवरी को अमित शाह का कैराना जाना, डोर टू डोर कैंपेन करना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। अमित शाह ने समाजवादी सरकार में पलायन करके वापस कैराना लौटे व्यापारियों से मुलाकात की। जातियों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीजेपी 2017 की तरह 2022 में भी कैराना पलायन और सुरक्षा के मुद्दे को भुनाना चाहती है। किराना है जहां पहले से लोग पलायन कर। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। बाईस जनवरी को बीजेपी ने एक और बड़ा दांव चला। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी चौथी लिस्ट जारी की। 85 कैंडिडेट्स वाली इस लिस्ट में 30 ओबीसी और 19 दलित नेताओं के नाम थे। एसपी और बीएसपी के वोट बैंक को साधने की ये एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। जब कोई बड़ी पार्टी को अपने साथ छोटे छोटे समूह जोड़ने होते हैं, जैसे अपना दल है, आपके उदाहरण निषाद पार्टी है, तो ये अपने साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर आते हैं। उनके साथ जैसे निषाद के साथ मल्ला कम्युनिटी जुड़ी हुई है, अपना दल एक छोटे से एरिया में है लेकिन काफी प्रभावी उसका वहां पे वोट बैंक है, उसका असर है। तो ये छोटे छोटे वोट बैंक्स मिलके, छोटे छोटे जातीय समूह मिलके, जिनके लोकलाइज्ड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो मिलके बड़ी पार्टी को एक क्लोज फाइट के अंदर डिसाइसिव एज देते हैं, पुश देते हैं जो विनिंग पोस्ट से आगे निकलने की। जब भी क्लोज इलेक्शन होता है तो उसके अंदर ये छोटे ग्रुप्स, छोटे समूह मैटर करते हैं। इसीलिए बीजेपी को जरूरत पड़ रही है इनके पास जाने की, जो छोटी पार्टीज हैं। 2017 में बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोट बैंक में गजब की सेंधमारी की थी। इस बार ऐसा ना हो, इसलिए अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैनपुरी की करहल से चुनाव लड़कर अखिलेश पिछड़े वोटर्स को एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अखिलेश कुछ भी कर ले, इस बार भी बीजेपी 300 पार जाएगी।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।